Hello, my name is Ayush Krishna. I have secured All India Rank 6 in Indian Forest Service Examination 2021. मैं आपको आज फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी है। और बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने लगभग फॉरेस्ट्री ऑप्शनल 30 से 35 दिन के आसपास में, क्योंकि टाइम ही बहुत कम होता है, 40 दिन इस बार थोड़ा ज़्यादा समय है, पर बहुत ही मैंने लगभग 30 दिन के आसपास दिया होगा फॉरेस्ट्री ऑप्शनल। और फॉरेस्ट्री ऑप्शनल मैंने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया था, मतलब एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया था। अपने फ्रेंड से सजेशन जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं उनसे पूछ करके एकदम स्क्रैच से क्या करना है मैंने स्टार्ट किया था। तो आपके पास भी, अगर आपका भी ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन है कि आप जो है फॉरेस्ट्री आपने कभी नहीं देखा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को हैंडल कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ ताकि मैं ये पॉइंट मिस ना करूँ। आप फॉरेस्ट्री का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो उसमें लिखा होता है क्वेश्चन पेपर के आगे, नीट स्केचेस मे बी ड्रॉन व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो ये बात मेरे को स्पेसिफिकली मतलब लोगों ने कहा कि डायग्राम्स बनाने हैं, सब कुछ बताते हैं, ये सब बताते हैं सब लोग, पर ये बात मतलब मैंने खुद से आइडेंटिफाई की थी कि मैं जब पेपर देख रहा था तो मुझे लगा कि भाई क्वेश्चन पेपर के आगे ही लिखा है कि दे आर अप्रिशिएटिंग यू फॉर मेकिंग डायग्राम्स। तो इस बात को मैंने बहुत सीरियसली लिया एंड आई मेड श्योर कि मैं हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाऊँ ही। तो कहीं ना कहीं एंड आई ऑल्सो यूज्ड 3 कलर्ड पेन्स, मतलब टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुआ, ब्लू ब्लैक सब यूज़ करते हैं, ग्रीन भी मैंने यूज़ किया जैसे पेड़ के अलग अलग स्टैंड्स को दिखाने के लिए कभी। तो मैंने 3 कलर का पेन यूज़ किया है। और मैंने नीट स्केचेस में भी ड्रॉन जो क्वेश्चन पेपर के आगे लिखा रहता है उसको बहुत ही सीरियसली लिया। एंड आई थिंक कंटेंट वाइज मेरे से बहुत अच्छे लोग लिखे होंगे, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट माइट हैव रिवॉर्डेड मी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ पेपर 1 से विल स्टार्ट। पेपर 1 में फॉरेस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 में पहले मैं टॉपिक्स बताऊंगा, फिर प्रायोरिटीज़ बताऊंगा। सिल्वीकल्चर, मैनग्रोव्स एंड डेजर्ट्स, सिल्वीकल्चर सिस्टम, सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज। सेक्शन पेपर 1 सेक्शन ए में ये बातें हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिल्वीकल्चर। जो टॉपिक सिल्वीकल्चर है इसको आपको समझ लीजिए 25 से 30% ऑफ द टाइम जो प्रिपरेशन का होगा सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से होगा, क्योंकि यही चैप्टर जो है वो सारे चैप्टर्स का बेस बनाता है। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि जंगल और फॉरेस्ट में क्या अंतर है, स्टैंड्स क्या होते हैं, मतलब जो फाइनर डिटेल्स व्हेन यू आर स्टडिंग अ फॉरेस्ट्री ऑप्शनल्स। तो ये जो एंट्री टू द फॉरेस्ट्री ऑप्शनल्स है वो सिल्वीकल्चरल, जो सिल्वीकल्चर वाला जो टॉपिक है वही प्रोवाइड करेगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छा से ज़रूरी होनी चाहिए। नाउ बिफोर मूविंग अहेड ऑल्सो मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहे कि कौन सी किताबें पढ़ें। तो एक जो सबसे फेमस किताब मेरे को मार्केट में अभी लगती है वो मणिकंदन है। तो मणिकंदन मैंने भी लिया था, बट आई डिड नॉट रीड। मैं कैटेगरिकली बता रहा हूँ कि मैंने उसके सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है और मैंने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि मैं आई वॉज इन अ पैनिक मूड कि भाई मैं क्या करूँगा, और वो चैप्टर बहुत ही बल्कि हो रहे थे और इसमें बस बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट्स थे, मतलब कि भाई इंफॉर्मेशन आ रहा था और उस चीज़ को समझना। फॉर एग्जांपल पॉइंट सैम्पलिंग है या कुछ है, तो पॉइंट सैम्पलिंग के बारे में 2 पेज लिखा है, तो अब मैं उसको इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। तो मैंने फिर हॉर्नबिल क्लासेस लिया। तो हॉर्नबिल क्लासेस ने के जो वीडियोस थे और उनके नोट्स थे उसने काफ़ी हेल्प किया है मुझे। तो उनका जो समझाने का तरीका था, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म आप जो भी अच्छा लगे या तो आप उसको एक ले सकते हैं, क्योंकि पॉइंट है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको स्लाइड्स के थ्रू समझने, कोई बता दे तो ज़्यादा आसान हो जाता है रादर देन सिंपली रीडिंग द बुक, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप एक ऑप्शन देख सकते हैं कोई भी कोचिंग करने का जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ दूसरी बात मैं आपको सिल्वीकल्चर में बता दूँ, आपका 30% ऑफ द टाइम जो है वो सिल्वीकल्चर पे रहेगा। और सिल्वीकल्चर के लिए एक बुक भी आती है, वो मैं उसके PDF मार्केट में उसी एक कोई बहुत अच्छी बुक है, उसको भी मैंने पढ़ा था। मतलब कि उस बुक को मैंने पढ़ लिया था क्योंकि वीडियोस देखा मणिकंदन के, सिल्वीकल्चर के मैंने मणिकंदन की भी चैप्टर पढ़ी थी, वही जो एक चैप्टर जो है वो पढ़ी, फिर मैंने उस रेफरेंस बुक को रेफ़र किया। मैं आई वुड लेट यू नो अबाउट दैट बुक।
और उसके बाद मैंने फिर वीडियोस देखी, तो इससे मेरा सिल्वीकल्चर का चीज़ जो है मामला सेट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ना है। नाउ अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैनग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, मैं बता रहा हूँ इस बार भी वैसा ही होगा। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कभी पूछता है मैनग्रोव्स के 5 नाम बताओ, कभी कहेगा कि डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट के जो स्पीसीज है उसके 5 नाम बताओ, फिर मैनग्रोव्स के बताओ, फिर 5 नाम। मतलब इट इज़ कमिंग एवरी अदर ईयर। आप क्वेश्चन देखें, आपको बार बार दिखेगा कि मैनग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक कंपाइलेशन मुझे जो मिला था, मतलब ऐसे भी फ्रीली अवेलेबल है हॉर्नबिल के इस पे, वो भी मैं शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे। तो वहाँ पे सिल्वीकल्चर हो गया, मैनग्रोव्स एंड फॉरेस्ट हो गया। अब सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स है, तो अब तो मैनग्रोव्स, आपका मैनग्रोव्स एंड फॉरेस्ट जो है कोल्ड डेजर्ट से वो प्रायोरिटी में रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका सिल्वीकल्चर रहेगा, सेकंड प्रायोरिटी आपका मैनग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स रहेगा। उसके बाद सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स आते हैं। तो सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स में अलग अलग सिस्टम है, वो आपको ऊपर के हिसाब से आपको समझ, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। पर एक जो टॉपिक है सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज, इसमें 100% क्वेश्चन आने ही हैं। और आपको उसमें ट्री का कब उसमें फ्रूट लगती है, कब लीफ शेड होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कितना लंबा है, लाइट डिमांडर है, वेदर इट इज़ अ लाइट डिमांडर या उसको शेड बियरर है, मतलब सारी जो डिटेल्स हैं, फाइनल डिटेल्स है, वो लिखनी पड़ती हैं इसमें, ठीक है। और इसमें लगभग 33 या 35 ट्रीज हैं जिसके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। नाउ आई एम मेकिंग दिस पॉइंट कि डू नॉट रीड ऑल द ट्रीज बिकॉज इट वुड बी अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते इतना ट्री, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। मैं मानता हूँ आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको टैकल करना पड़ेगा, पर आप ट्रेंड के हिसाब से जाइए। मैंने जैसे, मेरा क्या स्ट्रैटेजी था मैं आपको बताता हूँ बहुत पर्सनली। मैंने क्या किया था, आई सेड माई फादर कि मैं हर दिन एक ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद तो मैंने पहले शुरू किया अकेशिया कटेचू से। मैंने देखा कि व्हाट द ट्रीज नेम दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उसके इम्पोर्टेंस की लिस्ट भी है, आई विल ट्राई टू शेयर मैं अपने ग्रुप पे। जैसे फॉर एग्जांपल अकेशिया कटेचू हो गया, फिर आज़ादी रचता इंडिका हो गया, डलबर्जिया शिशु हो गया। तो ये सब जो ट्रीज़ हैं वो बार बार आ रहे होते हैं। अब से जैसे इस बार कैजुराइना इक्विसेटिफोलिया हो गया, वो बार बार आए हैं। तो आपको अल्बिजिया लेबेक है। तो मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से, आप सब लोग यू आर वेल क्वालिफाइड, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि बार बार जो ट्रीज़ आ रही है, आप एक रूटीन बना लीजिए ना कि आप एक दिन में एक ट्री पढ़ेंगे। और ये प्रोसेस मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो आज से शुरू कीजिए। आप हर दिन एक ट्री को पकड़िए, कम से कम आप 15 ट्री भी कर लेना तो उससे क्वेश्चन फंस जाएंगे। 4 ट्रीज़ या 3 ट्रीज़ के बारे में आएगा लिखने, आप 2 भी लिख देंगे तो बहुत है। और उसके बाद बाकी जो है एक लिस्ट होता है जिसमें सिमिलर टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉर्थ वाले पढ़ लिए, उत्तराखंड के ट्री पढ़ लिए, तो बगल वाले में जो है वैसे ही ट्रीज के प्रॉपर्टीज होंगे। तो आपको थोड़ा स्मार्टली इसको करना है, आपको ऐसा नहीं कि हार्डकोर रटना है। तो आप समझ लें कि आपको ट्रीज जो है आप इसको थोड़ा छोटे छोटे अमाउंट में टैकल कीजिए अपने फैमिली के साथ शेयर करके। कि मेरा तो यही था कि वेन एवर आई यूज टू कॉल, जैसे मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ तो मैं जब भी कॉल करता था पेरेंट्स से, तो आई यूज टू टेल देम 10 साइंटिफिक नेम्स। और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है साइंटिफिक नेम्स आप जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो उतना कीजिए, इवन इफ इट इज़ नॉट रिटन, क्योंकि ये फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का पेपर है। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, इट्स वेल एंड गुड इनफ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और साइंटिफिक नेम में ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उसका नोमेनक्लेचर आपको सही से करना है। फॉर एग्जांपल पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है, दूसरा, और दोनों को अंडरलाइन करना होता है। इसको अंडरलाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करना ही है। अगर आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो ये सब आपको नहीं करना है। नाउ आपको सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज को हैंडल कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये सेक्शन ए का मोटा मोटी सारी चीज़ कवर हो जाती है। पेपर 1 में सेक्शन बी आता है। अब सेक्शन बी में इंडियन ट्राइब्स हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट सॉइल कंजर्वेशन, वाटर सेड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें। अब मैं आपको प्रायोरिटीज एरिया बता रहा हूँ कैसे आपको प्रायोरिटाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप में एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री से हर बार क्वेश्चन आएंगे, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से हर बार क्वेश्चन आएंगे, ट्री बिल्डिंग, ट्री मतलब, तो आप
इनको पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, और आपको पता है ऐसे भी चॉइसेस होते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। अब देखेंगे पॉल्यूशन एनवायरनमेंट, तो आपके जीएस के जो नॉलेज है मोस्टली उससे ही हो जाता है बहुत ज़्यादा आपको। पर इंडियन ट्राइब्स में आप ज़्यादा टाइम मत दें क्योंकि बहुत ही कम सवाल आते हैं। आप एक ऊपर देख लें, मतलब इट्स अबाउट कि आपके पास कितना टाइम बचा है, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन बी में आपका सॉइल कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन, जो टेक्निक्स ऑफ डिफिकल्ट सॉइल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल डिजर्ट में कैसे उसको करना है, डिजर्ट सॉइल को कैसे करना है, सलाइन सॉइल को कैसे करना है, ये सब के भी नोट्स वगैरह है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा अपने चैनल के थ्रू। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है, ठीक है। मैंने एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया था, जैसे ही मैं प्रिपरेशन शुरू कर रहा था तो आप एक अपना शीट बना के रखिए, आप उसमें कीवर्ड्स लिखते रहिए। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स एज इन जो फॉरेस्ट्री में, जैसे स्टैंड हो गया, फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर सिस्टम हो गया, डलबर्जी, मतलब कि जो फॉरेस्ट्री के जो कीवर्ड्स हैं, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल लगेगा कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल, तो वो आप लगातार लिखिए, मतलब लगातार, मतलब जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसको सब्सटैंशिएट करते जाइए, तो आपका जो आंसर है वो इनरिच होगा, रादर देन कि आप एक साथ ही सब कुछ कर लें। नाउ अब मैं मूव अहेड कर रहा हूँ सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर में जो आपको इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रोइंग स्टॉक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये आएगा कि ग्रोइंग स्टॉक कैसे कैसे बढ़ता है, उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह होंगे, तो उसको ध्यान देना। पर एक बात आपको ये भी ध्यान देना है, आप ध्यान देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो बहुत ही टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अननेसेसरी 2013 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रखे हो उस पर परेशान नहीं होना है, बिकॉज दे आर नॉट एन ईजी। क्योंकि पहले पैटर्न ऐसा अलग था, कुछ पैटर्न था जहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स वगैरह होते थे वही लेते थे, पर जब पैटर्न चेंज हुआ कि सबको एक साथ मिलाया गया तो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको उस बात को ध्यान रखना है। और फॉरेस्ट और वर्किंग प्लान में कंपार्टमेंट, फॉरेस्ट स्टॉक मैप, ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे से करना है। फॉरेस्ट्री वर्किंग प्लान ये सब आपको करना है। और फॉरेस्ट मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर मेजगर थ्योरी, मतलब कहते हैं कि वो थ्योरी इस बार नहीं आई, इस बार आने का बहुत चांस है। पॉइंट सैम्पलिंग मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, बार बार इस बार भी आ सकता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के खुद से ही मिल जाएगा। और तो और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि बार बार कौन से क्वेश्चन बार बार आए हैं, आपको वो देख के समझ में आ जाएगा। अब जो चैप्टर्स हैं जैसे फॉरेस्ट इकोलॉजी हो गया, डेंड्रोलॉजी हो गया, इथेनोबॉटनी हो गया, इस पे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि आपको फॉरेस्ट मेंसुरेशन करने में ही टाइम लग जाएगा। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी, ये सब आप खुद से भी लिख सकते हैं। डेंड्रोलॉजी आप थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ के भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द टाइम विच यू विल बी गिविंग। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप सब कुछ पढ़ लो, पर पॉइंट मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट है और कहाँ प्रायोरिटाइज कर सकते हो। नाउ अब सेक्शन बी में आप देखें पेपर 2 में, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, NTFP। उसमें हर साल ही सवाल आएंगे, इस बार भी आए हैं, मैंने जो पेपर दिया उस बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। और उसमें भी आपको दिखेगा, फॉर एग्जांपल मैंने बना के रखा है नोट्स कि गम वाले कौन से हैं, रेजिन कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रूट्स कौन से, मतलब तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। अब एक टॉपिक है फॉरेस्ट लेजिस्लेशन। यार इससे क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस पर टाइम बहुत ज़्यादा ना दें, क्योंकि इस पे टाइम देने से होगा क्या कि आपको फिर पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम देना चाहिए। और कोई भी लेजिस्लेशन पूछ सकते हैं, तो आपको इच्छा है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप अच्छे से कर लें, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी मतलब एक जो PYQ में जो बार बार आ रखे हैं सिर्फ उसको ही कीजिए। और बाद बाकी आपको हॉलिस्टिकली इस चैप्टर को नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत ले लेगा, बस मेरा यही कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में आपको देख सकते हैं, फिर फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में फॉरेस्ट फायर, ये सब जो है वो बार बार आता है। तो ये रहा पूरा ओवरऑल कहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना है। नाउ अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आप जब भी प्रिपरेशन करें आपको ड्राइंग बार बार बनानी है। बार बार अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा है ड्रॉ नीट स्केचेस इज एप्रिशिएटेड, तो व्हेन एवर रिक्वायर्ड यू हैव टू मेड, तो आपको बार बार जितना ज़्यादा आप डायग्राम बना सकते हैं बनाएं। इट्स रियली हेल्पफुल और वो मार्क्स फेच करता है। आप कलर्ड पेन यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैंने ग्रीन, ब्लैक, ब्लू तीनों यूज़ किया था, तो आप ब्लैक और ब्लू तो यूज़ करें ही क्योंकि उससे कॉन्ट्रास्ट पता चलता है, अच्छा रहता है। अंडरलाइन करें,
ये सब जो नॉर्मल यूपीएससी की जो सीएससी में काम आता है वो सब आएगा। नाउ मैंने क्या किया है, मैंने अपने कुछ डेफिनेशन से जो बार बार आते हैं, तो मैंने डेफिनेशंस का एक लिस्ट बनाया था। मैंने खुद से नोट्स बनाया है, डेफिनेशन के लिस्ट है, पीवाईक्यू में जो बार बार चीज़ हो रहे हैं उसके लिस्ट है, डायग्राम्स के लिस्ट है। ये सब जो मोटा मोटी था फिजिक्स फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए, सो मेरे हिसाब से ये ठीक है। और इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी की एक किताब आती है, आप उसको देख सकते हैं। बस पीवाईक्यू पे आप हिंज करेंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। 4 से 5 दिन आप इंग्लिश को दे सकते हैं, मतलब 3 से 4 दिन, क्योंकि इंग्लिश के भी मार्क्स जुड़ते हैं। और जहाँ तक जनरल नॉलेज का है, तो मुझे नहीं लगता बहुत स्पेसिफिकली आपका जो सीएससी का नॉलेज है दैट विल हेल्प यू आउट। बस साइंस में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, तो आपको थोड़ा बायोलॉजी वाले, बायोटेक वाले पार्ट को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो हो जाएगा। सो यही मोटा मोटा स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आई वुड लाइक टू थैंक डीकेटी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म वेयर आई कुड शेयर स्ट्रैटेजी विद द फेलो एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।